हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संकल्प त्रिपाठी, आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, आपके द्वारा बनाया गया उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो स्वागत 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 और आप सभी लोगों का स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी सोल्यूशन की। जी हाँ प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपके लिए रामबाण है। तो सभी 11 वाले बच्चे बायोलॉजी में कुछ भी करो लेकिन एनसीईआरटी का सोल्यूशन जरूर करो या एनसीईआरटी को जरूर से जरूर पढ़ो 100%। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। तो एनसीईआरटी को आपको एकदम रट देनी, एकदम चाट के फेंक देना, समझो। एनसीईआरटी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्यारे बच्चों, अपन एनसीईआरटी को पढ़ते चले आए हैं लेकिन लग रहा था मन में एक वो था कि अभी कुछ तो छूट रहा है। तो याद आया कि एनसीईआरटी तो अपन पढ़ रहे हैं बट एनसीईआरटी का सोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और यू नो दैट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो आज प्रैक्टिस की शुरुआत करेंगे और सभी लोग ये प्रैक्टिस का हिस्सा जरूर बनेंगे। सभी लोग अपनी कॉपी में इन सारे प्रश्नों को नोट जरूर करेंगे, सभी के उत्तर जरूर से जरूर लिखेंगे। अगर आपको आते हैं तब भी आपको जरूर नोट करना है, नहीं आते तब भी नोट करना है। और ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी की सबसे अच्छी बात। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो। 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर जीव जगत की विविधता अगर आप देखें तो पहले चैप्टर में सिर्फ आपके 10 क्वेश्चन है। नॉर्मल सा सोल्यूशन है 10 क्वेश्चनों का। अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा तो आसानी से 10 क्वेश्चनों का जवाब दे देंगे। तो आइए आज देखते ही आपका टेस्ट भी होगा कि आप इन 10 प्रश्नों को कर पा रहे हैं या इन 10 प्रश्नों पे आप कहां तक कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने दुश्मनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी 11 वाले बच्चों के पास जरूर से जरूर इस क्लास को जरूर शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। और शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। डिस्क्यों खोलता हूं मैं आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, चैप्टर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन। खुल जा सिम सिम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हम जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं, क्यों करते हैं वर्गीकरण। तो भाई याद याद करो, एक मैंने बताया था आपको कि प्रगति में अगर बात करें तो 15 लाख से अधिक किसकी जाति है, जंतुओं की जाति है। 5 लाख से अधिक पादपों की जाति है, इनकी खोज हो चुकी है। करोड़ों जातियों की खोज होना बाकी है। तो इतनी ज्यादा जातियां, इतने ज्यादा जीव हैं, इन सबका अगर अपन अध्ययन करना चाहें, इन सबका अगर अपन एक साथ अध्ययन करना चाहें तो अपनी की उम्र इतनी बड़ी नहीं, हमारी उम्र बीत जाएगी, हम बहुत कम का अध्ययन कर पाएंगे और चले जाएंगे। तो वर्गीकरण एक ऐसी युक्ति है जो इस अध्ययन को सुगम बना सके। तो कहने का मतलब है कि 15 लाख से अधिक जंतुओं की जाति, 5 लाख से अधिक पादपों की जाति, इनका सबका अध्ययन करना क्या है, असंभव है। तो हमको एक ऐसी युक्ति की जरूरत है जो इसे संभव बना सके। और वो युक्ति क्या है मेरे भाई, वो युक्ति है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। वर्गीकरण में हम क्या करते हैं कि चीजों को, जो चीजें कहा है, जो भी जीव समान लक्षण वाले हैं उनको एक ही वर्ग में रख देते हैं। एक जीव का लक्षण, एक जीव का अध्ययन किया, सबका अध्ययन हो गया, क्योंकि उनके सबके लक्षण क्या है, समान है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि पृथ्वी पर असंख्य जीव विद्यमान है। क्या लिख सकते हो कि पृथ्वी पर असंख्य जीव विद्यमान है जिनकी संख्या अनुमानतः, चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि पृथ्वी पर असंख्य जीव विद्यमान है, बहुत सारे जीव है ना भाई। कुछ की खोज हो चुकी, कुछ की खोज होना बाकी, नए नए जीवों की खोज होती जा रही है। असंख्य जीव विद्यमान है। एनसीईआरटी ने यह भी कहा था कि अगर अपन नए नए स्थानों में जाते हैं तब हमें नए जीव मिलते हैं, या तो पुराने स्थानों में जाते हैं तब हमें नए जीव मिलते हैं ना। पुराने स्थान जहां कोई नहीं गया वहां जाते हैं तब भी हमको क्या होता है, नए जीव मिलते हैं। नए स्थानों में भी नए जीवों की खोज हो रही, पुराने स्थानों में भी है पुराने जीव, लेकिन वो हमारे लिए तो नए हैं ना। तो बहुत सारे विद्यमान है, कुछ की खोज हो चुकी है, कुछ की खोज हो होना बाकी है। तो जिनकी संख्या अनुमानतः 1,70,00,000 से अधिक है ना, विद्यमान है, जिनकी संख्या अनुमानतः 1,70,00,000 से अधिक है। कितनी है? 1,70,00,000, ये अनुमान है साइंटिस्ट का। इस 1,70,00,000 से अधिक, ठीक है, जिनकी संख्या 1,70,00,000 से अधिक है। इन सब की संख्या क्या है? तो इन सब की संख्या 1,70,00,000 से भी अधिक है। सोचो कितने सारे जीव हैं। कर सकते हो इनका अध्ययन। है तुम्हारी उम्र इतनी बड़ी कि सबका श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सारी चीजें कर सकते हो? नहीं कर सकते तो लिख सकते हो ना। तो जीवों के इस उच्च विविधता के कारण इनका अध्ययन करना क्या है,
अध्ययन करना क्या है? असंभव है। जीवों के, अगला पॉइंट, इस उच्च विविधता, इतने सारे जंतु है ना, विविधता के कारण इनका अध्ययन करना, क्या करना? इनका अध्ययन करना, अध्ययन करना असंभव है। क्या है? असंभव। अब हमको ऐसी युक्ति चाहिए जो इसको संभव बना सके। यही कह सकते हो ना कि असंभव है। जब असंभव है, अलग अलग अध्ययन करना क्या असंभव है, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। क्या कह सकते हो? इसलिए सबका अलग अलग अध्ययन करना नहीं कर सकते, सबका अलग अलग अध्ययन करना असंभव है, अलग अलग अध्ययन करना भी लिख सकते हो, इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है, की आवश्यकता पड़ती है। या तो अगर मैं एक शब्द में कहूं, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है हमें? एक शब्द में इसका उत्तर अगर कहूं तो अध्ययन को आसान बनाने के लिए। क्या करने के लिए? अध्ययन को आसान बनाने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, हमें एक ऐसी युक्ति की जरूरत है जो इसको आसान बना सके या इसको संभव बना सके। तो वर्गीकरण एक ही ऐसी युक्ति है। मैं कह सकता हूं, वो पॉइंट लिखे दे रहा हूं, टर्निंग पॉइंट, कि हम वर्गीकरण क्यों करते हैं? तो अध्ययन को आसान बनाने के लिए, क्योंकि समान जीवों को एक ही वर्ग में रख देते हैं। अध्ययन को आसान बनाने के लिए या संभव बनाने के लिए वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। अच्छा, वर्गीकरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो वर्गीकरण के अंतर्गत हम एक काम करते हैं कि समान लक्षणों वाले जीवों को एक ही वर्ग में रख देते हैं। अब जब समान लक्षण वाले जीवों को, जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के समान लक्षण है, सब 9 पास है, 9वीं की योग्यता रखते हैं, एक वर्ग 10 में डाल दिया। अब एक वर्ग कक्षा 10 में डाल दिया, तो कक्षा 10 में डाल दिया, तो इसका मतलब एक बच्चे से हम पूछेंगे बेटा आप किस क्लास में हो, तो कहेगा गुरुजी 10। तो सारे बच्चों के बारे में हम जान लेंगे कि भाई सब 10 में है, यानी कि सब 9वीं उत्तीर्ण है, 9 तक की योग्यता सबके पास है। कहेंगे कौन सी साइड, तो कहीं साइंस साइड, तो पता चल जाएगा इन सारे सब्जेक्ट की ज्ञाता सारे के सारे बच्चे हैं। तो ये कहने का मतलब है आप इतना बिल के काम चला सकते हैं। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अलग अलग अध्ययन करना नितांत संभव है। अच्छा, इसके लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। वर्गीकरण जीवों की समानताओं व विषमताओं के आधार पर, जीवों की समानता और विषमता के आधार पर विभिन्न समूहों में जीवों को बांट दिया जाता है, ये भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं? हमने देखा कि वर्गीकरण पहले 2 जगत वर्गीकरण आया, फिर 3 जगत वर्गीकरण आया, फिर 4 जगत वर्गीकरण आया, 5 जगत वर्गीकरण आया। आर.एच. व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण चल रहा है, फेमस है, लेकिन फिर 6 जगत वर्गीकरण भी आया। तो क्यों बदला जा रहा है वर्गीकरण प्रणाली को बार बार भाई? तो देखो, प्रारंभ में जीवों को उनके आकार, आकृति और आवास के आधार पर विकृत किया गया, ना वर्गीकृत किया गया। इस वर्गीकरण की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी। उदाहरण के लिए आकार व आकृति के आधार पर पादपों को काहे में बांटा गया था? याद करो, पढ़ाया था मैंने कि पादपों को शाक, झाड़ी और वृक्ष, आकार के आधार पर पादपों को शाक, झाड़ी और वृक्ष में वर्गीकृत किया। लेकिन ये नहीं सही था। बाद में पादपों को शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में बांटा गया, क्योंकि ये वर्गीकरण नहीं सही था। तथा कीट, पक्षी और चमगादड़ को पंखों के आधार पर ही वर्गीकृत कर दिया। अब ये कौन सी बात होती है? बहुत सारे मायने हैं, बहुत सारे मायने छूट रहे थे। जो बहुत सारी चीजें छूट रहे थे, बहुत सारे समान लक्षण और बहुत सारे लक्षण सबके असमान थे, इसीलिए बार बार वर्गीकरण पद्धति को बदला गया और बार बार मोडिफाइड किया गया। क्या किया? बार बार मोडिफाइड किया जाता था। क्यों बार बार मोडिफाई किया? तो बार बार मोडिफाई इसलिए किया क्योंकि हर बार कोई ना कोई कमी रह जाती थी। क्या हो जाता था? क्योंकि हर बारी कोई ना कोई कमी होती थी, तो हर बारी किसी ना किसी कमी के कारण किसको बार बार इनको क्या किया गया? मोडिफाइड किया गया। ठीक है, तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट, खचाक आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस पे। चल भाई सिम सिम, तो चलिए
वर्गीकरण प्रणाली को क्यों बार बार बदलते हैं, यही क्वेश्चन फिर से ध्यान देना। आगे का है, इसके आगे का है, एक ही वर्ग में रख दिया गया। अतः बाद में जीवों को उनकी आकृति, प्राकृतिक रचना और कारकी के आधार पर वर्गीकृत किया। इसके बाद दोबारा वर्गीकरण कैसे हुआ, तो बाद में उनकी प्राकृतिक रचना और शरीर की कारकी के आधार पर कि श्वसन तंत्र कैसा है, पाचन तंत्र कैसा है, उत्सर्जन तंत्र कैसा है, परिसंचरण कैसा है, दोहरा परिसंचरण है कि एकल परिसंचरण तंत्र है, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा, इन सब के आधार पर वर्गीकृत किया गया। किंतु इसमें भी जीवों के विकास और परस्पर संबंधों की जानकारी नहीं प्राप्त हुई। इसमें वर्गीकृत किया गया तो जीवों के विकास और परस्पर संबंध नहीं प्राप्त हुए। तो आधुनिक वर्गीकरण जीवों के जाति वृत्ति संबंधों पर आधारित है। इसके परिणाम स्वरूप हमें जीवों के विकास और उनके परस्पर संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 4-4-8 लाइन में आपका काम हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट पहला और इसी का ये सेकंड पार्ट। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हो। और अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो 100% इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। कितने लोग, बेटा 10 क्वेश्चन है, ध्यान देना मेरी बात को, पूरे 10 क्वेश्चन देखना। 10 क्वेश्चन को देखने के बाद कमेंट सेक्शन पे मुझे ये जरूर बताना कि आपको यानी कि कितने क्वेश्चन आते थे, या इन 10 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे। ये जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना सभी लोग कि अगर इन 10 क्वेश्चनों में से 10 प्रश्न एनसीईआरटी के इन 10 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न कर सकते हो। सभी लोग बताना जरूर, ठीक है। और बेटा एक बार शेयर करो सभी लोग, लाइक और शेयर ना कर रहे हो क्या यार तुम लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जिन लोगों से आप प्रायः मिलते रहते हैं आप उन्हें किस आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करोगे। देखो बहुत अच्छा, आप पे ही पूछ लिया। आप सोचो कि जिन लोगों से आप मिलते रहते हो उनको आप किस आधार पर वर्गीकृत करोगे, कैसे वर्गीकरण करोगे उनका। तो ऐसे भी वर्गीकरण करोगे ना, हाँ वो फलाने नाना का करत रहे, तो नाना हिमाचल वाली टोपी लगावत रहे ना, कुर्ता पहनत रहे, धोती पहनत रहे, जो काला चश्मा लगा के चले ऐसे मुछ ऐसे वह कह के तो कह दे वो नाना। अच्छा वो मामा फटीचर रहा कहा दे, वो मामा फटीचर पटा इतना पैसा रहा, लेकिन इतना बड़ा चिरकुट हमेशा गंदा गंदा पहने रहा, मार सा कहा। एक दिन मैं कहूँ मामा का तो धोट उधर। तो कहने का मतलब किस आधार पर वर्गीकरण करोगे, उनके स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण करोगे, उनकी वेशभूषा के आधार पर ना। भाई तुम खुद सोचो, ये तुम्हारे सोचने के लिए एनसीईआरटी ने दिया है, मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन तुम खुद सोचो कि उनके वेशभूषा कपड़े पे जाओगे ना। दूसरी बात वर्गीकरण को किसके पास करोगे, स्वभाव पर। स्वभाव कैसा रहा, अरे कहा हमरे नानी स्वभाव बहुत अच्छा रहा, जब जाई आओ लाला भाई कहाँ रहे कुछ खाए, हाँ खाए, फिर कहा अरे नहीं खा ले, अरे खाए हो ये तले खाए हो ये खा ले अरे खा ले जरूर। तो स्वभाव के आधार पर भी वर्गीकृत करेंगे। फिर कहा नानी की बोली बहुत अच्छी रही, तो यानी कि मातृभाषा के आधार पर भी वर्गीकृत करेंगे। काय के भाषा के आधार पर, मातृभाषा के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं ना। स्वभाव के बाद अगला मानक है मातृभाषा। मातृभाषा के बाद आप काहे पे वर्गीकरण करोगे, पैसा के मामले में। बाप रे बहुत अमीर रहे भाई, कहा हमारा बुआ हुआ के इतना पैसा रहा कि बाप रे मड़ाई का ऐसे बेजुआ दिए, ऐसे दे दें। यानी कि आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत करोगे। काहे के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पर, आर्थिक स्थिति रुपया पैसा के आधार पर भी वर्गीकृत करोगे ना। वेशभूषा के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, मातृभाषा के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर ना, ये सारे आधार पर वर्गीकृत कर दोगे, यही पहचानोगे ना। भाषा, जलवायु और उनके प्रदेश की जलवायु ना, उनके प्रदेश की जलवायु कैसी थी, कहा बढ़िया, अरे कहा हुआ कहा मौसी खिया, कहा मौसी घर जमुना किनारे है, जो टाप हवा चले रात में बढ़िया ऊपर पड़ रही, हा। तो जलवायु आधार पर भी कुछ होगा ना। कश्मीर में जाओ, अरे बाप रे कश्मीर में रहा थे, क्या कहूं कितना अच्छा है। तो प्रदेश की जलवायु, इन सारे चीजों पर, इन सारे आधार पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं। और आप और कौन से एग्जाम्पल लोगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, किस किस आधार पे आप खुद और वर्गीकृत कर सकते हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इतने मैंने आपको सुझाए हैं, इतने चीजें मैंने आपको सुझाए हैं। अब आप अपने से भी सोच लो कि भाई हम कसत किस किस आधार पर, बुआ को, मौसी का, नानी का, जौरे का, फुफू औरे का, अपने दोस्त का, जिन लोगों से मिलते जुलते हो ना प्राय, दोस्तों को भी वर्गीकृत करोगे ना। अरे यसा महा चुरा रहा, पेंसिल चुरा लीस, कटर चुरा लीस, मिट्टा चुरा लीस,
ये कहा वो अरे वो बहुत अच्छा आदमी है ना, तो दोस्त भी कई मेयर के हैं तो उनको भी आप वर्गीकृत करोगे अपने हिसाब से, तो बताना जरूर मुझे। अपने दोस्त को कैसे वर्गीकृत करोगे ये भी मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। चलिए मैं देखूंगा, मजा आएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है व्यक्ति तथा समष्टि को पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या कह रहा है? व्यक्ति तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्या होता है व्यक्ति और क्या होती है समष्टि। तो समष्टि का मतलब होता है कम्युनिटी। देखो एक होता है व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप मतलब कई सारे लोगों को जोड़ सकते हो। एक होता है व्हाट्सएप कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब कई सारे ग्रुप्स को जोड़ सकते हो। कई सारे लोगों को जोड़ करके ग्रुप बनते हैं, और कई सारे ग्रुप को जोड़ दिया जाए तो कम्युनिटी बनती है, यानी कि समष्टि बनती है। तो समष्टि का मतलब क्या है? समष्टि का मतलब है कि बहुत सारे जातियों के सदस्य आपस में मिल जाए ना। वही बात है, जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर जनन के लिए प्रजनन योग्य संतान करते हैं। क्या करते हैं? प्रजनन योग्य संतान करते हैं। व्यष्टि तथा जाति कहलाता है। क्या कहलाता है? जाति। जीवधारियों का ऐसा समूह, कई सारे जीवधारी परस्पर प्रजनन करके, मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे? प्रजनन करेंगे। प्रजनन करके संतान उत्पत्ति करेंगे। एक दूसरे से प्रजनन करके संतान उत्पत्ति करेंगे तो वो व्यष्टि या जाति कहलाता है, एक ही जाति। और एक ही जाति के सदस्य जब अलग अलग भौगोलिक वातावरण में साथ रहे, मैंने कहा ना कि एक होता है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। ग्रुप का मतलब कि तमाम सिर्फ एक ही जाति के लोग जुड़ेंगे, एक ही ग्रुप, एक ग्रुप में एक प्रकार के आदमी। लेकिन कई सारे ग्रुप्स को जोड़ दो, कई सारी जातियों को जोड़ दो तो वो हो जाएगी कम्युनिटी। कई सारी जातियों को जोड़ दो भाई। अब भौगोलिक, 1 मिनट पानी पी लूं बताता हूं। हम्म अब जैसे एक जाति मानव हो गई, वो हुआ व्यष्टि। एक जाति मानव आपस में प्रजनन करके संतान उत्पन्न करेगी, व्यष्टि। अब समष्टि का है एक ही भौगोलिक वातावरण में, मान लिया जाए एक ही गांव है, एक गांव का जो वातावरण है उसमें आदमी भी रहता है ना, उसमें पंछी भी रहता है, गौरैया भी रहती है, उसमें गाय भी रहती है, भैंस भी रहती है, ऊंट भी रहता है, गधा भी रहती है, चींटी भी रहता है, चींटा भी रहता है, मटा भी रहता है, झींगुर भी रहता है, किलनी भी रहता है, छिपकली भी रहता है, सब यहाँ रहते हैं एक ही भौगोलिक वातावरण में। तो एक ही भौगोलिक वातावरण में जितने लोग रहेंगे उसको बोलेंगे समष्टि। क्या बोलेंगे? समष्टि। तो एक ही जाति के सदस्य जब अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहते हैं। अच्छा, ये भी कह सकते हो कि एक जाति के सदस्य अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहे, इसका मतलब क्या है? एक जाति के सदस्य अलग अलग भौगोलिक स्थिति में रहे, इसका मतलब मान लीजिए हम हैं, यहाँ रह रहे हैं, हमारी जाति का आदमी कश्मीर में रह रहा है, हमारी जाति में आदमी कन्याकुमारी में रह रहा है, हमारी जाति का आदमी कई जगह रह रहा है ना, उत्तरी ध्रुव में रह रहा है, दक्षिणी ध्रुव में रह रहा है, तो उनके रूप और रंग में भिन्नता भी आ जाती है। भाई जो आदमी रेगिस्तान में रहेगा, एक ही जाति का सदस्य, सब आदमी ही हैं, लेकिन इनमें बदलाव आएगा भौगोलिक वातावरण में। जैसे जो आदमी घाम में रहेगा, रेगिस्तान में रहेगा, या ऐसे जगह रहेगा, राजस्थान में रहेगा जहां पे धूप ज्यादा है, तो वो आदमी कलुआ जाए। और एक आदमी उसी जाति का है, वो कहाँ रहे? कश्मीर में रहे ना, ठंडे प्रदेशों में तो बढ़िया गुरा जाई। अलग अलग जगह पे भाई जो धूप में रहेगा ना, वो कहेगा ना कि लबरी तेरे प्यार में लबरा हो गया, माई कसम इलाहाबाद की धूप में चितकबरा हो गया ना। तो वही बात है, एक ही जाति का सदस्य अलग अलग भौगोलिक वातावरण में रहेगा तो उसके रंग में गामे में रहेगा, गामे वाले वातावरण, गर्म वातावरण में रहेगा काला होगा, ठंडे वातावरण में रहेगा गोरा रहेगा। रंग, रूप और आकार में भिन्नता आ जाती है। इस समूह को समष्टि या आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस समूह को समष्टि या आबादी कहते हैं। नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। समझना, आसानी से पढ़ लेना, बहुत सरल है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा और लिखा है कि समष्टि में जीवों की संख्या अधिक या कम हो सकती है, या तो ज्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें जीवधारियों की विशेषता के साथ साथ उनके विकासी लक्षणों, जाति विशेष का ज्ञान होता है, और इसके आधार पर विभिन्न जीवों की क्या की जा सकती है? व्याख्या भी की जा सकती है। श्योर सी बात है, ठीक है। फटाक से इसका भी ले लो भाई, सभी तैयार कर लेना एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, काम देंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पे एकदम सेम है, लेकिन सेम नहीं, वहां पे सेम नहीं होगा। कह रहा है आम का वैज्ञानिक नाम लिखिए, निम्नलिखित है।
कौन सा सही है? दो आम के वैज्ञानिक नाम लिखा है, दोनों में लिखा है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। अब कह दो गुरुजी दोनों तो सेम लिखा है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में उस क्वेश्चन को, तो एक में तिरछा लिखा है। कौन सा तिरछा लिखा है? बी वाला। कौन सा सही है? बी वाला। मैंने आपको जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से बताया था, यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ पे मैं नहीं लिख पाता ऐसे तिरछा करके। तो जो हल्का सा तिरछा लिखा है वो मैंजीफेरा इंडिका। मैंने बताया था कि जो वैज्ञानिक नाम है ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज जो होती है वो हल्का सा तिरछी लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है लैटिन लैंग्वेज? तो लैटिन लैंग्वेज का लिखी जाती है, तिरछे लिखी जाती है। ठीक है, कैसे लिखी जाती है? तिरछी लिखी जाती है। तो जो तिरछा वाला है ना, मैंजीफेरा इंडिका, तिरछा, कौन सा? ये नीचे वाला का बी वाला सही है। बी वाला का लिखा होगा? तिरछा लिखा रहेगा। बी वाले में देखो तिरछा लिखा होगा, वही सही है। तो दोनों मैंजीफेरा इंडिका है, जो आपको तिरछा दिखे आप सही लगा दो। लैटिन के अक्षर हमेशा तिरछा लिखे होते हैं। और एक चीज ध्यान देना, पहला कैपिटल लेटर से होगा और दूसरे वाले की शुरुआत स्मॉल लेटर से होगी। देखो यहाँ पे ये भी गलती है, दूसरी गलती पकड़ा के दिखा दूं, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू हुआ, लेकिन लैटिन भाषा में ऐसा नहीं होता। लैटिन भाषा में पहला वाला पद, एक पद आपको पता है, एक पद वंश को बताता है, ये जाति को बताता है। लैटिन भाषा दो शब्द है वैज्ञानिक नाम के, एक शब्द वंश को, एक शब्द जाति को बताता है। याद करो, कैरोलस लिनियस दुई नाम पद्धति, नाम में दो पद, एक पद वंश को बताता है, एक पद जाति को। ये आम का मैंजीफेरा इंडिका है, मैंजीफेरा वंश है, जाति इंडिका है। तो वंश नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है और जाति नाम का कैपिटल लेटर नहीं होता, स्मॉल होता है। तो दूसरा ये है। तो यहाँ पे दो गलतियां हैं, पहली बात तो तिरछा नहीं है, दूसरी बात दोनों लेटर यहाँ पे स्मॉल है, ये गलत है। तो दो गलतियां पहले वाले में है, दूसरा वाला सही है आपका। तिरछा लिखा होगा और एक कैपिटल से शुरू होगा, दूसरा स्मॉल से शुरू होगा। ये दो कारणों से हम कह देंगे कि भाई यहाँ तिरछा नहीं लिखा, तो ये कारण दूसरा वाला पकड़ में आ रहा है कारण हमें। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर होगा तो एक बार लाइक करेंगे। तो आगे चलते हैं। कह रहा है टेक्सान की परिभाषा दीजिए। कहा है कि टेक्सान, टेक्सा की परिभाषा दीजिए। टेक्सान, विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर टेक्सा के कुछ उदाहरण भी दीजिए। तो टेक्सा क्या होता है, ध्यान देना। तो आधुनिक अध्ययन की सुविधा, वर्गीकरण में क्या करते हैं? अध्ययन की सुविधा, जीवों का वर्गीकरण करते समय, अध्ययन की सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं? जीवों का वर्गीकरण करते हैं ना। तो अध्ययन की सुविधा हेतु, किस हेतु? हेतु क्या है? वर्गीकरण। भाई वर्गीकरण कैसे करते हैं? तो याद करो, पढ़ाया था कि पहले नामकरण, पहले पहचान, जब पहचाना फिर हमने नामकरण किया, नाम दिया, साइंटिफिक नेम, और नाम देने के बाद वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो अध्ययन की सुविधा के हेतु जीवों के वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे छोटे समूहों में स्थापित किया जाता है। जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इन्हें कई छोटे छोटे समूहों में क्या करते हैं? स्थापित करते हैं ना। और इन समूहों को वर्गक, इन समूहों को क्या कहता है? इन समूहों को वर्गक यानी कि टेक्सान, इन्हीं समूहों को क्या बोलते हैं? टेक्सान। अध्ययन की सुविधा हेतु वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे छोटे समूहों में वर्गित किया जाता है, इन्हीं समूहों को टेक्सान बोलते हैं। ठीक है, तो अध्ययन की सुविधा हेतु जीवों का वर्गीकरण करते समय इन्हें कई छोटे छोटे समूहों में स्थापित किया जाता है। इन समूहों को वर्गक क्या कहते हैं? इन समूहों को वर्गक यानी कि टेक्सान एवं श्रेणी यानी कि कैटेगरी कहते हैं। ठीक है, पहला। अगला पॉइंट, यहां से पैराग्राफ चेंज कर सकते हो कि वर्गीकरण पद्धति में किसी जीव के उच्च वर्गक से निम्न वर्गक, उच्च वर्ग कौन है? तो उच्च वर्ग है जगत, फिर निम्न वर्ग संघ, वर्ग, गण, कुल, जाति, वंश में उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना वर्गीय पदानुक्रम श्रेणीबद्धता। वर्गीय पदानुक्रम या इसको बोलते हैं वर्गीय श्रेणीबद्धता, टेक्सोनॉमिक, टेक्सोनॉमिक एट्रैक्ची कहते हैं। वर्ग की श्रेणीबद्धता, तो फटाक से इसको ले लो भाई, दो चीजें आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे। टेक्सान क्या है और पदानुक्रम या वर्ग की श्रेणीबद्धता क्या है, दो चीजें आपकी क्लियर है। यहाँ से दो क्वेश्चन आपकी इस आंसर से क्लियर है। ठीक है, चले आगे बढ़े।
क्या आप वर्ग की संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? कह रहा है क्या आप वर्ग की संवर्ग का सही क्रम पहचान सकते हैं? अब अगर आप जाएंगे एनसीईआरटी में तो पहला दिया जाति गण संघ जगत। क्या दिया है? पहला दिया है जाति, फिर गण, फिर संघ, फिर जगत। सही क्रम पहचानने के लिए 4 ऑप्शन दिया है। जाति गण संघ जगत पहला ऑप्शन में दिया है। ठीक है, पहले ऑप्शन में दिया जाति गण संघ जगत। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है? तो दूसरे ऑप्शन में आपको दिया है वंश जाति गण, वंश जाति गण जगत, वंश जाति गण जगत, वंश फिर जाति फिर गण, वंश जाति गण फिर जगत दिया है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या दिया है? फटाफट बताओ, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई तीसरा ऑप्शन क्या दिया है। तीसरा ऑप्शन दिया है जाति वंश गण संघ, जाति वंश गण संघ, ये 3 ऑप्शन दिया है। अब इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? जाति, जाति के बाद गण, गण के बाद संघ, संघ के बाद जगत। क्या ये सही है? बताओ, या ये सही है वंश जाति गण जगत, या ये सही है जाति वंश गण संघ? तो एक बारी वर्ग की पदानुक्रम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैं पूरा आपको लिखे दे रहा हूं। पहले होगा जाति वंश कुल गण। क्या होगा? जाति वंश कुल गण, ऐसे होता है। जाति, जाति के बाद वंश, फिर कुल, कुल के बाद कौन होता है? गण, गण के बाद क्या होता है? भाई ये 7-8 जो सिस्टम है इनको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। गण के बाद कौन होता है? वर्ग, वर्ग के बाद क्या होता है? संघ ना, वर्ग के बाद क्या होता है? संघ होता है, याद रखना। वर्ग के बाद संघ, और संघ के बाद जगत। ये अनुक्रम, वर्ग की पदानुक्रम जरूर याद रखना। तो सबसे ऊपर में सबसे उच्च वर्ग क्या है? तो सबसे उच्च वर्ग क्या है? उच्च वर्ग क्या है? जगत। और सबसे निम्न वर्ग क्या है? जाति। तो अब इसमें से मैच कर लो कौन सा सही है। देखो, तो जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत। अब इसके हिसाब से अगर मैचिंग किया जाए तो मैचिंग में कौन सा सही आएगा? तो जाति वंश गण संघ वाला सही आएगा ना, ये वाला। देखो जाति फिर वंश, फिर देखो ये गण, फिर संघ, तो ये वाला सही है। दूसरा वाले में देखो वंश, वंश के बाद जाति कर दिया, उल्टा कर दिया। जाति पहले आता है ना, ये उल्टा कर दिया, गलत। जाति, जाति के बाद वंश सही है, फिर गण सही है, फिर संघ। ठीक है, जाति वंश गण और संघ, तो ये वाला भी ना 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 ना। तो इसका मतलब जगत से पहले तो संघ आ जाता है ना, तो ये सही हो गया। ये देखो, जाति वंश फिर गण फिर वर्ग हटा दो संघ, संघ के बाद जगत आता है। तो सबसे अच्छा क्लियर ये वाला है, 3 नंबर वाला। सबसे बढ़िया क्लियर कौन सा है? 3 नंबर वाला क्लियर है। ये इसको बढ़िया से लिख लेना। जाति, जाति कई सारी जातियां मिलकर वंश बनाएंगी, कई सारे वंश मिलकर कुल बनाएंगे, कई सारे कुल मिलकर गण बनाएंगे, कई सारे गण मिलकर के वर्ग बनाएंगे, कई सारे वर्ग मिलकर के संघ बनाएंगे, कई सारे संघ मिलकर के जगत बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला फिट बैठता है, जाति वंश गण संघ। ऐसा ही ऐसा आपको नीट भी दे सकता है इन क्रम से सेट करने के लिए। तो क्रम से इस क्रम में आप सेट करेंगे, ये जरूर याद रखना सातों का। इसी को बोलते हैं वर्गकीय पदानुक्रम। वर्गकीय पदानुक्रम, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वर्गकीय पदानुक्रम। ठीक है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फट से फटाक। अब आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? जाति शब्द के लिए सभी मानव वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक के उच्च कोटि के पादपों, प्राणियों तथा बैक्टीरिया स्पीसीज का अर्थ जानने के लिए चर्चा कर सकते हैं? ये स्कूल के लिए कह रहा है, आपके लिए स्वयं कह रहा है कि जाति शब्द के सभी मानवीय वर्तमान कालिक अर्थों को एकत्र कीजिए। क्या आप अपने शिक्षक के पास जाओ
उच्च कोटि के पौधे लाओ तमाम सारे, पादपों का नाम लिख लो, प्राणियों का नाम लिख लो और बैक्टीरिया का नाम लिख लो और उनके जाति का अर्थ जानने का प्रयास करो। विब्रियो कोलोरी लाते हो तो विब्रियो का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए आप एक बैक्टीरिया लाया कालरा वाला विब्रियो कोलोरी, तो विब्रियो कोलोरी, विब्रियो मतलब इसकी जाति का होगी विब्रियो, फिर कोलोरी वंश, तो विब्रियो का है तो विब्रियो का मतलब आप टीचर बताएगा कि विब्रियो मतलब गोल होता है कि छड़ाकार होता है कि कामाकार, विब्रियो का मतलब होता है कामाकार विषाणु। तो ऐसे करके समझ रहे हो, ऐसे करके सबके जाति के नाम के पीछे भी अर्थ छिपा होता है। तो अपने शिक्षक के पास जाओ और जाति बड़े बड़े पादपों के लिए जाओ, उच्च जातियों के नाम ना, बैक्टीरिया के लिए जाओ, प्राणियों को जाओ और जाति का अर्थ समझने का कोशिश करो ना। जैसे होमोसेपियंस है तो जाति के बाद वंश, सेपियंस है तो सेपियंस का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान होता है। तो ये सारी चीज अपने शिक्षक के साथ आप लोग कर सकते हो। कर रहे हो ना सब लोग? सभी लोग करना जरूर, ठीक है? सभी लोग करना, सब करेंगे आई थिंक ना, सब लोग बढ़िया से कर भी सकते हो इसको है। बैसिलस, जैसे आप ले गए लैक्टोबैसिलस, तो बैसिलस का मतलब क्या है? लैक्टो का मतलब क्या है? ये सारे अर्थ जानने का प्रयास करो। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित कीजिए। कौन कौन से शब्द हैं? संघ, वर्ग, गण, संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश, इतने शब्दों को समझाना है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले संघ से शुरू करें ना, 4-5 चीजें हैं तो संघ से शुरू करें ना। संघ, फाइलम, तो संघ के अंतर्गत क्या आते हैं? वर्ग, जिसमें जंतु जैसे पक्षी, उभयचर, सरीसृप ना, स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर वर्ग संघ का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब वर्ग के द्वारा कई सारे वर्ग मिलकर के संघ बनाते हैं। क्या है? कई सारे वर्ग मिलेंगे और कई सारे वर्गों से क्या बनता है? संघ बनता है। फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कई सारे वर्ग मिलकर के आपस में क्या बना लेंगे? संघ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? संघ बना लेंगे, ठीक है? जैसे जिसमें जैसे संघ, संघ सुना होगा ना, जैसे आपने सुना होगा संघ कार्डेटा। एग्जाम्पल के लिए और बता दे रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा संघ कार्डेटा। तो संघ कार्डेटा वाले कौन होते हैं? तो जिनमें जिसमें रीढ़ की हड्डी है, वो सारे वर्ग जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है। हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, सांप सर्पों के अंदर रीढ़ की हड्डी है, गाय भैंस के अंदर रीढ़ की हड्डी है, पक्षियों के अंदर रीढ़ की हड्डी है। जिसके जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी आती है वो संघ कार्डेटा में रखे जाते हैं ना। संघ कार्डेटा, कार्डेटा का मतलब रीढ़ की हड्डी वाले ना, नोटोकार्ड वाले, रीढ़ की हड्डी। अब फिर दूसरा संघ का होता है, दूसरा संघ होता है नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा का मतलब जिसमें ये ना हो, बस कार्डेटा। और कौन सा संघ? नॉन कार्डेटा। नॉन कार्डेटा का मतलब जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी वगैरह ये ना हो। तो वर्ग जिसमें मछली, उभयचर, सरीसृप। अब जैसे देखो मछली में रीढ़ की हड्डी है, उभयचर में रीढ़ की हड्डी है, उभयचर का मतलब मेढक वगैरह, सरीसृप मतलब सांप वगैरह में रीढ़ की हड्डी, पक्षियों में भी है, स्तनधारियों में भी है। तो सब संघ कार्डेटा में रखे जाते हैं ना। उच्चतर संवर्ग, ये सारे वर्ग मिलकर के क्या बनाते हैं? जिन वर्गों में रीढ़ की हड्डी है सारे वर्ग मिलकर के एक संघ बनाते हैं। उस संघ का नाम कार्डेटा। जिसमें नहीं है रीढ़ की हड्डी, नॉन कार्डेटा, ठीक है? तो ये हो गया संघ। ये क्या हो गया? ये हो गया संघ। संघ 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 संघे शक्ति काल है युगे, ये हो गया संघ। अगली चीज वर्ग क्या होता है? तो इस संवर्ग के अतिरिक्त गण, कई सारे गण मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। बहुत सारे गण मिल जाएंगे तब क्या बनाएंगे? तो बहुत सारे गण मिलकर के वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्ग बनाएंगे। जैसे मैमेलिया वर्ग, बाघ, बाघ देखा होगा आपने, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, इनको कहां पे रखा जाता है? मैमेलिया वर्ग में। बाघ, बिल्ली, कुत्ता, किसको किसको? बाघ, बिल्ली, बाघ, बिल्ली, कुत्ता, इनको मैमेलिया में रखा जाता है। मैमेलिया वर्ग में। किसमें? किसमें लिखते हैं इनको? इनको रखते हैं। तो इनको सबको कहां रखते हैं? मैमेलिया वर्ग में रखते हैं ना। मैमेलिया वर्ग। अन्य गण भी आते हैं तो ये सारे आ जाते हैं। इस संवर्ग में संबंधित गण जितने गण हैं, समान लक्षण रखने वाले गण, समान लक्षण रखने वाले गण वर्ग में आ जाते हैं। एक और उदाहरण दिया है,
प्राइमेट का गण, प्राइमेट का गण कहां पे आ जाता है, इस वर्ग में आ जाता है, बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बिगन, ये गिब्बन, ये सभी के सभी कहा आ जाते हैं, एक ही वर्ग में आ जाते हैं। किस वर्ग में आ जाते हैं ना, ये जो बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब किस वर्ग में आते हैं, तो कार्निवोरा गण में, कार्निवोरा वाले में। ये मैमेलिया वर्ग में, वो कार्निवोरा में। तो कई सारे ऐसे गण, कहने का मतलब एकदम साफ, एकदम सीधा सा है, सिंपल सा, कि कई सारे गण जिनके लक्षण समान हैं उनको एक वर्ग में रखा जाता है। कई सारे गण समान, जिनके लक्षण समान हैं उनको एक वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुल, फैमिली की बात करें, कुल का मतलब वर्ग के आओगे तो फैमिली चलेगा। कई सारे वर्ग जिनके लक्षण समान हो उनको एक कुल में रख दिया जाएगा। कई सारे वर्ग जिनके लक्षण एक समान हो उनको एक एक कुल में रख दिया जाएगा। ध्यान देना, अगला संवर्ग कुल है, इसमें संबंधित वंश आएंगे। क्या आएंगे, क्या आएंगे, संबंधित वंश आएंगे। वंश, वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पादपों के कायिक और जनन गुण होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पादप के 3 वंश, कौन वंश, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, किस कुल में रखा जाता है, सोलेनेसी कुल। क्योंकि कहने का मतलब क्या है कि इन तीनों में कोई ना कोई विभिन्नता है, इसलिए इनको एक ही कुल में रख दिया गया। सोलेनेसी कुल में, किसमें रख दिया गया, सोलेनेसी में। कहां पे रख दिया गया, सोलेनेसी में रख दिया गया। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चीता बाघ, शेर, चीता बाघ पैंथेरा वंश में आते हैं। कौन कौन, शेर, चीता, बाघ, इनको सबको एक ही में रख दिया जाता है। शेर, चीता, बाघ, किस कुल में रख दोगे इनको, किस कुल में रख दोगे, शेर, चीता और बाघ, इनको तीनों को बताओ। शेर है, चीता हो गया, और क्या हो गया, बाघ हो गया ना। ये किस वंश के प्राणी हैं, पैंथेरा के हैं। तो इनको बिल्ली के साथ फेलिडी में रखा जाता है। ये पैंथेरा के हैं, पैंथेरा के हैं। अब इनको बिल्ली के साथ भी फेलिडी में रखा जा सकता है ना। शेर है, चीता हो गया, बाघ हो गया, काहे क्या है ये तीनों, तो ये तीनों काहे क्या है भाई, पैंथेरा। इनको फेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी में रखा जा सकता है। इनको क्या करता है, पैंथेरा वर्ग के हैं, इनको बिल्ली के साथ कर दो, फेलिडी कुल में रख दो। बिल्ली के साथ करके फेलिडी कुल में रखा जा सकता है। ये बात, ये हो गया कुल। ठीक है, कई सारे वर्ग मिलकर के कुल बनाएंगे, संबंधित वंश बनेंगे कुल। आगे चलते हैं, गण क्या होता है। तो समवर्ग जैसे जाति, वंश तथा कुल तीनों के समान लक्षण। कहने का मतलब जो ऐसे कुल जो कि समान लक्षण रखते हो, ऐसे कुल जो कि कैसे लक्षण रखें, समान लक्षण रखें, उनको क्या बोलते हैं, ऐसे कुल जो तीनों समान लक्षण रखें। प्रायः गण तथा उच्चतम वर्गीकी संवर्ग पहचान पर समूहन के आधार पर करते हैं। जैसे कॉन्कोबुलेसी, सोलेनेसी को किस गण इसमें रख दिया जाता है, पालियो एलियंस में, ये सारी चीजें। तो अगर एट ए शार्ट अपन कहें कि गण क्या होंगे, तो गण का मतलब है कई सारे कुल, ऐसे कुल जो कि समान लक्षणों वाले हों। ऐसे कुल जिनके लक्षण समान हो उनको एक ही गण में रख दिया जाएगा, पर कहानी खत्म। ऐसे कुल जिनके लक्षण समान हो एक गण में रख दिया जाता है। ऐसे कुल जिनके लक्षण समान हो एक ही गण में ला करके रख दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो नाउ टेक स्क्रीनशॉट फॉर दिस। वंश, अब जाति के बाद वंश आता है। तो वंश जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, अगले उच्चतम संवर्ग संघ का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, संघ बनाते हैं ना। जाति, वंश, वंश के बाद जाति है, यानी कि जाति से अगला वाला है ना, जाति से अगला वाला वंश होता है। जैसे बाघ, चीता, टिग्रिस, पैंथेरा, लियो, ये सारी चीजें। सोलेनेसी वंश, टमाटर, आलू, बैगन, आलू, टमाटर, बैगन हो गया ना, एक ही वंश में रख दिया जाता है। सोलेनेसी पे आलू, टमाटर, बैगन एक वंश में रख दिया जाता है। इन तीनों जातियों को एक वंश में रख दिया जाता है। किसको किसको, आलू, टमाटर, बैगन, किसको किसको, आलू को, टमाटर को और बैगन को एक वंश में। अलग अलग जातियां एक वंश में रखते हैं, किस वंश में,
तो सोलेनम वंश में। कौन से वंश में? सोलेनम वंश में। तीनों के लक्षण लगभग एक ही है ना, आलू टमाटर बैगन के, तो जातियां अलग अलग हैं लेकिन वंश इनका तीनों को एक किया जाया गया, सोलेनम वंश। कौन से वंश में? सोलेनम वंश में रख दिया गया ना। शेर चीता बाघ पैंथेरा वंश में रख दिया गया। शेर चीता बाघ, शेर चीता बाघ, इनके भी लक्षण मिलते जुलते हैं ना, इनको पैंथेरा पे, पैंथेरा वंश पे रख दिया गया। कहानी खत्म। कहाँ रख दिया गया? पैंथेरा पे रख दिया गया। कहाँ पे रख दिया गया? पैंथेरा पे ना, इनको पैंथेरा पे रख दिया गया। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जांपल हो गया इसके। यहां से आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस खत्म। लास्ट क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी का है वो क्या कह रहा है? तो लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे वो कह रहा है पादपों प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए, क्या कह रहा है? पादपों एवं प्राणियों के उचित उदाहरण देते हुए क्या करना है? वर्ग की पदानुक्रम का चित्रण कीजिए। तो ये आप लोगों अपने से भी कर सकते हो आसानी से, ठीक है, उचित उदाहरण देते हुए वर्ग की पदानुक्रम को बना सकते हो। तो यहाँ से ये आपके जितने 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से खत्म हो गए हैं, और आप लोग जरूर से जरूर इनको तैयार करें। और अब मुझे, मैंने कहा था शुरू में भी, फिर कह रहा हूं कि मुझे आप लोग ये जरूर बताएंगे कि 10 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न कर सकते थे, आपकी तैयारी कैसी थी, ठीक है, ये जरूर मुझे बताएंगे। और कैसी लगी ये क्लास ये जरूर बताएंगे। क्या आप नेक्स्ट चैप्टर का भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहते हैं या नहीं, ये भी बताएंगे। अगर आप अगले चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहते हो तो अगली वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा देंगे एक ही लेक्चर पे। जरूर से जरूर बताएंगे, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, कमेंट सेक्शन पे। और ये क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताएंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, भरपूर प्यार और लाइक और सपोर्ट जरूर करेंगे। तो धन्यवाद, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास पे के लिए, अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।